हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र भौरिया जीत सर पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है उसकी, क्योंकि आरबीएससी जो बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो एग्ज़ाम है वो अभी बोर्ड द्वारा लॉकडाउन के चलते टाल दी गई थी। तो हो सकता है लॉकडाउन हटने के बाद आपकी सामाजिक विज्ञान और मैथमेटिक्स की जो बोर्ड एग्जाम है वो हो सकती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन में घर बैठे आप तक के सामाजिक विज्ञान की जो सामग्री है वो उपलब्ध करवा सकें और आप पुनः एक बार अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जुट जाएं। तो हमने कल भी आरबीएससी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो डाला था। वो था आपका अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार के बारे में, पहला पार्ट था। आज हम दूसरा पार्ट उसका डाल रहे हैं जो राज्यसभा के गठन के बारे में होगा। पहला जो वीडियो था वो था लोकसभा के गठन के बारे में। दूसरा जो आज का वीडियो होगा वो होगा आपका राज्यसभा के गठन के बारे में। दोस्तों, प्रिय साथियों, मेरे जो प्यारे विद्यार्थीगण हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जब वीडियो देखें, स्टडी इस पर करें, तो आप अपनी नोटबुक है वो अपने पास रखें, क्योंकि बहुत से इसमें तथ्य ऐसे हैं जो आप नोट कर सकते हैं। उनको लिखकर अगर आप तैयार करेंगे तो ही आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। तो चलो इसी के साथ आगे हम हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो आप ज़रूर चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाला जो वीडियो है, आने वाला जो भी आप हमारे द्वारा दी गई जो भी सामग्री है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जो आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है ये है हमारे देश की व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका। यानी हमारे देश में संघीय व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। और संसद का जो पहला अंग है लोकसभा, उसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया। आज हम लोकसभा के बाद संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा इसका गठन। तो दोस्तों, आपका जो अध्याय 6 है वो है केंद्र सरकार के बारे में। और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपको पहले भी मैंने बताया है, केंद्र सरकार का गठन है वो 3 अंगों से होता है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका को हमारे देश में क्या कहते हैं? हमारे देश में संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद को हमने कितने पार्टों में बांट दिया? 3 पार्टों में बांट दिया। एल लोकसभा, आर राज्यसभा और आर राष्ट्रपति। तो हम लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के गठन के बारे में। तो देखिए, यह है आपकी संसद यानी व्यवस्थापिका। इस संसद यानी व्यवस्थापिका को हमने कितने भागों में बांट दिया? यहां पर लोकसभा 1, इसका गठन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसका गठन आज हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है आपका राष्ट्रपति, जिसको अभिन्न अंग कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। यह है राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा के
गठन के बारे में पढ़ें तो उससे पहले कुछ राज्यसभा के बारे में संक्षिप्त बातों का हमें ध्यान रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन, द्वितीय सदन, राज्यों का सदन भी कहा जाता है। यानी जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे तो लोकसभा के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और ये यहाँ पर उच्च सदन है। फिर हमने लोकसभा में पढ़ा कि लोकसभा अस्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। फिर हमने पढ़ा लोकसभा संसद का प्रथम सदन है तो राज्यसभा इसका द्वितीय सदन है। आगे हम चर्चा करें राज्यसभा की संरचना, बनावट या गठन के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो हमें मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर ध्यान देनी होगी। अगर आपको एग्जाम में राज्यसभा के गठन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से, यानी सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद इसके 3 अंगों का नाम लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चैप्टर डालना है जिसका नाम है राज्यसभा। और राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है उस पर हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हमें राज्यसभा की संरचना यानी बनावट, गठन के बारे में जो इसके बिंदु हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसके कितने बिंदु हैं? इसके जो बिंदु है उसमें पहला बिंदु है आपका सदस्य संख्या, दूसरा है आपका निर्वाचन, तीसरा है आपका योग्यता, चौथा है आपका कार्यकाल, पांचवा है आपका पदाधिकारी। ये आपके राज्यसभा के गठन के 5 बिंदु हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। सेकेंडरी चैम्बर या अपर हाउस भी इसको कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को। यानी राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन कहा जाता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। अब राज्यों के सदस्य कैसे होते हैं? यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करके उसको राज्यसभा में पहुंचाते हैं। समझ में आई? मतलब क्या हुआ इसका? प्रत्येक राज्य की विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा का मतलब इस तरीके से, ये राजस्थान राज्य की विधानसभा हुई। आगे बात समझ में? ये राजस्थान राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं जो यहां पर राज्यसभा में राजस्थान से भेजने वाले सदस्य का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। उसके बाद इसका निर्वाचन करने के बाद ये जो व्यक्ति है ये आपका चला जाएगा संसद के आर वाले सदन में। तो बताओ ये जो सदस्य यहां पर आया है ये कहां से आया है? यह आया है राज्य की विधानसभा से। राज्य की विधानसभा के सदस्य यहां पर इसका निर्वाचन कर रहे हैं। उसके बाद ये सदस्य कहां आ रहा है? संसद के राज्यसभा सदन में आ रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है? ये सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब राज्यसभा का सदस्य आया कहां से? राज्य से आया। तो ये राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कहां का करेगा? अपने राज्य का करेगा। जो संघ शासित प्रदेशों से इस तरीके से निर्वाचित होकर आते हैं वो संघ शासित प्रदेशों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, राजस्थान की विधानसभा द्वारा जिस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुना जाता है वो व्यक्ति राज्यसभा में पहुंचने के बाद वहां किसका प्रतिनिधित्व करेगा? राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा।
तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्रदान की जाती हैं। यानी शक्तियों की दृष्टि से अगर लोकसभा और राज्यसभा की तुलना की जाए तो लोकसभा है वो पावर की दृष्टि से राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, यह आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा यानी संसद के द्वितीय सदन का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 80। तो ये हुई राज्यसभा की संक्षिप्त जानकारी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जो विवरण दे रखा है उस पर हम चर्चा करते हैं एक बार। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या 250, यानी ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी अब आप यहां पर क्या करें, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। ये हो गए 250, इसमें से 12 राष्ट्रपति ने कर दिए मनोनीत। बच्चे कितने? बच्चे 238। ये 238 आपके हो गए राज्यों की। ये हो गया 250 का सदस्य संख्या है उसका डिवाइड भाग। आगे हम बात करें कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा वो सदस्य किस प्रकार के सदस्य होने चाहिए? ऐसे सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता यानी समाज सेवा के बाद सहकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 12 सदस्य कैसे होने चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में अभी अभी एक प्रश्न पूछा गया था। अभी पीछे एक एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें जो फर्स्ट भाग था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसका क्रम बताइए। क्रम का मतलब पहले कला, फिर साहित्य, फिर विज्ञान, फिर समाज सेवा, मतलब इस तरीके से क्रम पूछा गया था। कितना गजब का प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की चीज है। आगे हम बात करें, ये आपको बताई दिया 238 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था, ये मान लो जनता है, तो जनता जिसको चुनती है वो आपका क्या होता है? वो आपका प्रत्यक्ष होता है। आगे बात समझ में। अब ये जनता है, जनता ने किसको चुना? इसको चुना, और इसने किसको चुना? इसको चुना। तो ये जो ए है इसका और जनता का कोई संबंध नहीं है, ए का और हमारे प्रतिनिधि का संबंध है। तो जनता का ए का कोई संबंध नहीं होने के कारण इसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब यानी दो प्रकार की ये निर्वाचन पद्धति होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? जनता स्वयं अपने
मत का प्रयोग करती है वो होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि पहले जनता ने चुन दिया अपना प्रतिनिधि, फिर ये ए प्रतिनिधि है, ये आगे बी प्रतिनिधि को चुनता है, तो बी का और यहां जनता का कोई कनेक्शन नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। देखो दोस्तों, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और यही जो निर्वाचन पद्धति है यही हमारे देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन में काम में ली जाती है। तो अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति क्या है, इसको विस्तार से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय समझेंगे नहीं, इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो थोड़ी सी टफ है, तो इसको पूरा विस्तारित रूप से समझने के लिए हम उस वीडियो में जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अब दोस्तों यहां पर वर्तमान में कितनी है? 245 माइनस 12 राष्ट्रपति, उसके बाद बचे कितने? 233। ये हिसाब है इसका। 245 है, जिसमें 233 सदस्य विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता देखें तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो आपके लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको पागल व दिवालिया घोषित ना किया गया हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। यह लोकसभा की है, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें होगा उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? उसकी न्यूनतम आयु हो 30 वर्ष। कितनी हो? 30 वर्ष। उसके बाद गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की इसमें व्यवस्था की गई है। आगे हम बात करें, आगे राज्यसभा के जो राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य है उसका जो कार्यकाल दे रखा है वो आपका अनुच्छेद 83(1) में दे रखा है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा है, ये अपना नियत समय पूर्ण करने के बाद अपने आप भंग हो जाती है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श करके उसको भंग करवा सकता है, परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी इसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। तभी मैंने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले लिखा था कि यह अस्थायी सदन है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य का मतलब होता है कि जैसे कुल सदस्य संख्या कितनी है इसकी,
इसकी कुल सदस्य संख्या है आपकी, कुल सदस्य संख्या इसकी 245। 1/3 का मतलब हो गया 1/3। ये सदस्य जो हैं ये 2 वर्ष के पश्चात अपना जो अवकाश है वो ग्रहण कर लेते हैं। परंतु यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि ये अपना अवकाश ग्रहण करने के बाद पुनः निर्वाचित होकर राज्यसभा में आ सकते हैं। आगे इसमें दे रखा है कि जितने सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे उतने ही नए सदस्य वापिस निर्वाचित कर लिए जाएंगे। इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल कभी एक साथ खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उसकी जगह पुनः नए निर्वाचित हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? ये एक रोटेशन प्रणाली हो गई, गए आए गए आए गए आए गए आए, तो इसकी कभी कार्यकाल की समाप्ति नहीं होती है। एक जो ड्यूटी होती है, एक ड्यूटी होती है ना, एक ड्यूटी तो ये होती है कि परमानेंटली ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे के बाद उसके स्थान पर कोई नहीं आएगा, नए तरीके से वहां पर आने वाले बंदे को चुना जाएगा। एक है कि एक बंदा 6 घंटे के लिए आया, 6 घंटे जैसे खत्म हुआ वो गया, उसकी जगह अपने आप दूसरा आया, फिर वो गया, उसकी जगह दूसरा आया, फिर वो गया। मतलब ये एक रोटेशन प्रणाली है, तो इसका कार्यकाल कभी एक साथ खत्म नहीं होता है। उसके बाद आगे हम बात करें कि यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्याग पत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है, यानी अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है, क्या करता है वो? त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका पद है वो रिक्त हो जाता है। तो रिक्त पद को भरने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है और इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति रिक्त स्थान का शेष बचे हुए समय तक कार्यरत रहता है, यानी शेष समय का कार्य पूरा करता है। वह पूरी अवधि 6 वर्ष तक सदस्य नहीं रह सकता। यानी अगर कोई सदस्य 1 वर्ष के पश्चात त्याग पत्र दे देता है या फिर वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह जो दूसरा सदस्य चुना जाता है वो शेष बचे हुए समय के लिए चुना जाता है, उसका कोई नया कार्यकाल नहीं होता है। उसके बाद बात करें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, तो दोस्तों बहुत ही गजब की बात है। यहाँ पर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के 2 आपके पद होते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, कई बार पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप बेझिझक ध्यान में रखिए, यहां पर राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उप राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है देश का। अब बात करें हमें किसकी? उपसभापति की। उपसभापति का राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य? 245। ये उपसभापति का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। तो ये 2 प्रकार के इसमें क्या होते हैं? पदाधिकारी होते हैं, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी
पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर अपने जो क्लासमेट हैं, आपके जो साथी दोस्त हैं, उनमें ये शेयर कीजिए ताकि उसको भी घर बैठे इस चीज़ का मौका मिल सके। जय हिंद, जय भारत।